Good morning, all dear students. Today we will be discuss a very important topic of cost accounting for BCom part second year students. Topic cost sheet. प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम लागत लेखांकन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो हमारे बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैं इस कंटेंट में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी इन एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं। कॉस्ट शीट, लागत पत्र। लागत पत्र के बारे में जानकारी दें तो उत्पादन संबंधी समस्त व्ययों को सारणीबद्ध विवरण के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, जिसमें एक निश्चित अवधि की उत्पादन मात्रा, कुल लागत, प्रति इकाई लागत आदि ज्ञात हो सकें, उसे लागत पत्रक कहते हैं। पूरा ध्यान से सुनिए कि उत्पादन से संबंधित समस्त व्ययों को, उत्पादन से संबंधित जितने भी व्यय होते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर और खर्चे होते हैं, उन सबको एक व्यवस्थित सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें हम एक निश्चित अवधि, जिसमें हम क्या करते हैं, एक निश्चित अवधि की उत्पादन मात्रा की कुल लागत, लागत मीन्स टोटल कॉस्ट, व प्रति इकाई लागत कॉस्ट पर यूनिट आदि ज्ञात कर सके, उस विवरण को लागत पत्रक कहते हैं। सिंपल परिभाषा है। अगर हमें उत्पादन से संबंधित सभी जो व्यय है उनको व्यवस्थित रूप से रखना है, तैयार करना है, और उत्पादन की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करनी है, तो जिस शीट का जो हम निर्माण करते हैं, जिस शीट को हम तैयार करते हैं, उसे हम लागत पत्रक कहते हैं। लागत पत्रक एक सारणीबद्ध विवरण है। लागत पत्रक है वो क्या है, एक सारणीबद्ध विवरण है, जो एक निश्चित अवधि में कुल उत्पादन लागत को विश्लेषणात्मक रूप में प्रदर्शित करता है। लागत विवरण पत्र है वो एक निश्चित अवधि, एक निश्चित टाइम पीरियड को में कुल जो उत्पादन है उसकी लागत को विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। हम उसका विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से जो डाटा है उनको व्यवस्थित रूप से आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक परिभाषा देखिए कि CIMA इंग्लैंड के अनुसार लागत सूची एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें किसी लागत के केंद्र अथवा लागत इकाई की विस्तृत लागत को एकत्रित किया जाता है। CIMA इंग्लैंड के अनुसार है कि लागत सूची एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें किसी लागत के केंद्र अथवा लागत इकाई की विस्तृत लागत को एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार लागत पत्रक में कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत भी प्रदर्शित की जाती है, जिसे एक विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम एक विवरण के रूप में
प्रस्तुत कर सकते हैं। विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लागत पत्र के तथ्य। अब हम बात करेंगे कि लागत पत्र के जो तथ्य हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, इनका आप नोट जरूर करें कि लागत पत्र में कौन कौन से तथ्य हैं जिनको शामिल किया जाता है। तो देखिए कि लागत पत्र में प्राय जिन सूचनाओं का समावेश किया जाता है वो इस प्रकार हैं। वो क्या है? इस प्रकार हैं। नंबर 1 है उत्पादन लागत में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य। उत्पादन लागत में जो सामग्री यूज की गई है उसका मूल्य कितना है, उसकी मात्रा कितनी है और कितने प्रकार की सामग्री है वो इसमें यूज की गई है। इन सब की जानकारी आपको इसमें मिल सकती है। सेकंड है प्रत्यक्ष श्रम की लागत। प्रत्यक्ष श्रम डायरेक्ट लेबर की लागत क्या है तथा श्रम का प्रकार क्या है। श्रम का प्रकार मीन्स स्किल्ड कितने हैं, अनस्किल्ड कितने हैं और अदर्स जो लेबर है वो कितने हैं और उनका कितना कितना अमाउंट है वो इस कॉस्ट शीट में आपको शो किया जाता है। सबका अलग अलग विवरण हम आसानी से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष व्ययों की राशि, अप्रत्यक्ष व्ययों की राशि कितनी है जिसकी जानकारी भी इस कॉस्ट शीट में आपको मिल सकती है तथा इनका विवरण तथा उनका विवरण भी आपको इसमें मिल जाता है। किस में मिल जाता है? कॉस्ट शीट में आपको इसका विवरण भी आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट है कुल लागत में व्यय की प्रत्येक मद का प्रतिशत। इसके साथ साथ कुल लागत में व्यय की प्रत्येक मद का प्रतिशत ज्ञात आप इस कॉस्ट शीट में आसानी से किया जा सकता है। टोटल कॉस्ट में व्ययों का कितना प्रतिशत है, मटेरियल का कितना है, लेबर का कितना है, सामग्री का कितना है, इन सब की जानकारी आपको आसानी से मिल जाती है। वर्तमान व्यय के साथ साथ विगत अवधि के व्ययों का विवरण जिसमें तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके। वर्तमान व्ययों के साथ साथ विगत अवधि के व्ययों का विवरण जिसमें तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके, उसकी जानकारी आपको इसमें आसानी से मिल जाती है। और 6 नंबर है सामान्य क्षमता के आधार पर ज्ञात परिमाप लागत का विवरण। सामान्य क्षमता के आधार पर ज्ञात परिमाप लागत का विवरण जिसमें वास्तविक व्ययों के इन वर्तों वास्तविक व्ययों के इन व्ययों से तुलना की जा सके। व्ययों की इन से तुलना की जा सके, ये लागत को नियंत्रण करने में सहायक होती है। ये लागत को क्या करती है? नियंत्रण हम आसानी से कर सकते हैं। विगत वर्षों की जो लागत है उसकी तुलना हम वर्तमान व्ययों से करते हैं तो पता चल जाता है कि हमारी लागत है वो किन आइटम्स के कारण बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है तो हम उसको नियंत्रित आसानी से कर सकते हैं। जिस आइटम्स में लागत बढ़ रही है उसको नियंत्रण करने की कोशिश हम आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए उसका फॉर्मेट है आपका लागत पत्र का फॉर्मेट। तो लागत पत्र जब हम तैयार करेंगे तो एक फॉर्मेट है हमारा कॉस्ट शीट।
सबसे पहले हम लिखेंगे आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कॉलम है सबसे पहले, तो उसमें आप आउटपुट के बारे में जानकारी देंगे। और फिर हम लिखेंगे यूनिट्स, कितनी यूनिट्स हैं आपके, ठीक है। तो ये दो प्रकार से चलता है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा कॉलम है वो है प्रीवियस ईयर। यहाँ हम लास्ट ईयर का जो डाटा है उसको साथ साथ चलाते हैं और करंट ईयर से उसकी तुलना हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम जो हमारा होगा वो होगा पर्टिकुलर का, विवरण का कॉलम होगा, जिसमें हम विवरण लिखेंगे कि जो आइटम हम लिख रहे हैं उसमें किससे संबंधित है। और फिर आपका 3 कॉलम होंगे करंट ईयर से संबंधित, जिसमें आप पाएंगे अमाउंट्स, कॉस्ट पर यूनिट और परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। इतने कॉलम आप इसको कॉस्ट शीट में आपको तैयार करने होते हैं। कॉस्ट जो करंट ईयर की है उसके बारे में डिटेल आपको तैयार करनी होती है, प्रीवियस ईयर की आपको साथ साथ दी हुई होती है, तो हम उसको ऐड करते रहते हैं और करंट ईयर की कॉस्ट आपको साथ साथ कैलकुलेट करनी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट और वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड और कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड और कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल आपने कंज्यूम्ड किया है इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एट परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड कैरिज ऑन परचेज इन सब को इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें जो अन्य खर्चे हैं, परचेज के खर्चे हैं और कस्टम से खर्चे, संबंधित खर्चे हैं, उन सबको हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसमें से लेस कर देंगे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट हमारे पास आएगा। लेकिन अगर आपको इसके साथ साथ दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, आपने कितना मटेरियल वो है सेल कर दिया, तो उसको हम घटाएंगे। इसके साथ साथ डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न, कितना मटेरियल जो दूषित था, ख़राब मटेरियल हो गया था, उसको हमने लौटाया, उसके अमाउंट उसमें से लेस करेंगे। मटेरियल वेस्ट सोल्ड, मटेरियल जो वेस्ट था उसको सोल्ड किया तो उसका कितना अमाउंट आपको मिला वो घटा देंगे। स्क्रैप ऑफ मटेरियल वो उसमें से घटाएंगे। मटेरियल ट्रांसफ़र आपने कितना किया वो उसमें से घटाएंगे। और बाई प्रोडक्ट में अगर मटेरियल यूज किया है तो उसको भी इसमें से लेस करेंगे। इसके साथ साथ अब नॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल को भी इसमें से लेस करेंगे। तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन दिस प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, तो हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड। क्या करेंगे, फैक्ट्री और वर्क्स और ऐड करेंगे तो हमारी आएगी वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। बहुत ही सिंपल है, आपको दिया होगा इतना परसेंट है वो प्राइम कॉस्ट का फैक्ट्री ओवरहेड, तो उतना परसेंट हम निकाल के इसमें ऐड कर देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात करने के बाद हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो हमारे खर्चे होते हैं उसको हम ऐड करेंगे। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। ये भी आपको परसेंटेज दिया होगा, अगर आप क्वेश्चन में दिया है तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित खर्चे कोई अगर है तो उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स को एक कॉलम हम ब्लैंक रखेंगे और नीचे लिख देंगे सेलिंग प्राइस। अगर आपके पास परसेंटेज दिया हुआ है प्रॉफिट का तो इतना परसेंट हम कॉस्ट का निकाल सकते हैं और सेल्स का भी निकाल सकते हैं, जो ऐड कर देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी,
सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अमाउंट ऑन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट पर दिया गया तो कॉस्ट पर निकाल सकते हैं, और सेलिंग प्राइस पर दिया गया तो सेलिंग प्राइस पर इसका अमाउंट है हम प्रॉफिट का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सब ऐड करेंगे तो सबसे लास्ट में आएगी सेलिंग प्राइस। तो इस प्रकार हम कॉस्ट शीट है उसको तैयार करते हैं। कॉस्ट शीट में जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वैसे वैसे हम करते रहेंगे, तो लास्ट में हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी और हम उसका टेंडर मूल्य भी निर्धारित आसानी से कर सकते हैं। और पिछले लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का डाटा है वो फर्स्ट साइड में चलता रहेगा, और सेकंड साइड जो है उसमें हम 3 प्रकार के कॉलम तैयार करेंगे। टोटल कॉस्ट का कॉलम है, ये देखिए जो अमाउंट आएगा ये कॉलम, फिर अब कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से आएगा, और टोटल कॉस्ट का परसेंटेज आएगा। ये हमारा डाटा हो गया करंट ईयर से संबंधित, और ये हमारा प्रीवियस ईयर का डाटा है वो इस साइड से चलता रहता है। यहाँ मटेरियल कैलकुलेट करते करते उसको तैयार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ तक हमारा हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें 3 आइटम जोड़ने तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, वर्क्स ऑन फैक्ट्री और ऐड जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, और प्रॉफिट का अमाउंट अगर आपको कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में दिया गया है तो कैलकुलेट करने के बाद सेलिंग प्राइस आपकी कैलकुलेट आसानी से हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कॉस्ट शीट को है वो तैयार करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत लगभग ज़रूर आते हैं। तो आप इसको पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इस कॉस्ट शीट को तैयार करेंगे, ताकि आप जब एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।